बलाच कत्ल केस में मुबैना तौर पर क्या इल्ज़ाम है गोगी भट्ट? जेआईटी में जो चीज़ आई है उसमें उन्होंने ये बताया है, ये ज़ाहिर किया है कि ये मर्डर के वक्त ये उस मौके पे उस मुकाम में वो जो सोसाइटी है ये वहाँ पे मौजूद है। एहसन शाह के हवाले से उन्होंने बड़े इंकशाफात किए और मीर बलाच के भाई का नाम लेके उन्होंने कहा कि इन्होंने मर्डर किया था। पुलिस कस्टडी में ऐसे वाक़यात होते हैं? गोगी भट्ट साहब ने जो बात की उसकी कोई वैल्यू है, ये कोई आम आदमी नहीं है। और यहाँ पे हमारे बहुत कुछ होता है। हमने माजी में भी कई दफ़ा सुना कि जनाब उसने अपने जाके मुलज़िम को खुद मारा। एहसन शाह ही एक शख्सियत थी जो पुलिस के पास कस्टडी में एक सबूत था, वो ये बता सकता था कि अमीर बलाच के मर्डर के पीछे किसका हाथ है। अब उसके मारे जाने का बेनिफिशियरी कौन है, ये क्वेश्चन है, ये पब्लिक ने सोचना है। ताजिर रहनुमा जिस पे 2010 के बाद कोई पर्चा नहीं है, 2010 वाले पर्चे में वो बरी हो गया है। 2024 में एक लिस्ट पुलिस की तरफ से जानी होती है टॉप 10 की, उसमें सबसे ऊपर इनका नाम होता है। गली मोहल्लों में ऐलान किए गए और कुछ अगर कोई ऐसे केसेस लोगों के पास थे, मुझे पता है इस चीज़ का, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं उनको जाके यकीन दहानी कराएगी कि तुसी बस दरखास्त दो। लेकिन जितने भी मुकदमे इन पे हुए उन सारे मुकदमात में खारिज हो गए। वो जो FIR दिखाई गई कि ये 7 FIR हैं, आम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि बलाच की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका था सोशल मीडिया पे इस इंसिडेंट के बाद भी, और वैसे भी कम करने के लिए वो FIR दिखाई गई। ये FIR जो है वाक़तन उसके ऊपर उनके पास मौजूद है। FIR होती तब है जब कोई केस हो। मीर बलाज भी जो ग्रुप है वो वाले, वो भी दुश्मनदार लोग हैं। इससे पहले जो जेडी टीम थी वो ये कहते थे कि गोगी भट्ट इस केस के हवाले से हमें बेकसूर लगते हैं। क्या ये ट्रैप करके उनको बुलाने की कोशिश थी? यही वो खौफ है, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट ने JIT पर अदम इत्मीनान का इजहार क्यों किया? मुखालफीन पर लगाए गए इल्जामात में किस हद तक सदाकत है? और एहसन शाह को किसने मारा? ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने पॉडकास्ट स्टूडियो में दावत दी है सीनियर क्राइम रिपोर्टर नसीम कुरैशी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, ये मीडिया टॉक की जरूरत क्यों पेश आई? देखें, इसमें अभी आपको पता है ना, ये चंद दिन पहले ये CCPO साहब को पेश हुए जी। CCPO साहब ने कहा जी आप अपनी सफाई ना JIT के आके ना पेश करें आप। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि ये बेल पे थे, जी। अगर बेल पे ना होते तो अरेस्ट हो जाते। अच्छा, JIT के आगे जब पेश हुए तो JIT से इनके क्वेश्चन आंसरिंग जो हुई वो उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो अभी आपका ये सवाल है कि ना क्यों पेश हुए, वो इन्होंने अपनी सफाई देनी थी। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का, बिल्कुल। अमीर बलाज के। तो इन्होंने वहाँ पे जाके अपनी सफाई जब पेश की तो उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ। मैं आपको एक आज बात बता दूं आपके प्रोग्राम के, ये इनके वालिद के किसे वो जो अवान अदल वाला जी, जो केस फायरिंग केस में भी लोग मर्डर हुए, इन तमाम केसेस में इनके नाम आए। सही। लेकिन ये इसमें पहली दफ़ा इनकी लाइफ में, इसके अलावा और केसेस में भी पहली दफ़ा ये कसूरवार पुलिस तफ्तीश में लिखे गए। लिखे गए। तो ये वहाँ पेश हुए थे अभी सफाई देने के लिए। सही। और और ये मीडिया टॉक जो इस वक्त जो कराई गई है उसके बाद जो हमारी एक जो होता है ना मीडिया ट्रायल, एक अलग से शुरू होता है। जी अभी बिल्कुल। दूसरा ट्रायल शुरू, एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। अब उस मीडिया ट्रायल में इनके हामी जो ग्रुप है या दूसरे ग्रुप के जो मीडिया पर्सन हैं, सारे जर्नलिस्ट की बात ही कर। जर्नलिस्ट का तो एक मैं आपको बात बताऊँ, जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर है, वो कभी एक साइड का नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, उसने हमेशा दोनों साइड की खबर देनी होती है और दोनों साइड के हमें हमें मतलब जंग ग्रुप में हमें तो हमारे जो मीर शकील उर रहमान साहब हैं वो कहते हैं कि आपने जब तक मौक़िफ़ नहीं मिला तो आपने खबर नहीं देनी। ठीक, तो अब एक साइड का पहलू आ गया। अब लोगों ने उस वक्त मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। अब इन्होंने ये महसूस किया कि हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए और अपने अगले जो चीज़ें हैं वो बतानी। पता नहीं। एक्चुअली ये जो मीडिया टॉक जो हुई है, मीडिया टॉक ने इसके बाद बहुत सारे सवालात के कुछ जवाब दिए और कुछ नए सवालात खड़े कर दिए। बिल्कुल। तो ये मीडिया टॉक थी भी इसमें मीडिया में अपने आप को क्लियर करने के लिए सही। और आगे बताने के लिए मैंने क्या करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि बलाच कत्ल केस में मुबैना तौर पर क्या इल्ज़ाम है गोगी भट्ट के ऊपर? उनके ऊपर यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने मर्डर करवाया और जो JIT में जो चीज़ आई है उसमें उन्होंने ये बताया है, ये ज़ाहिर किया है कि ये मर्डर के वक्त ये उस मौके पे उस मुकाम में वो जो सोसाइटी है जहाँ पे जी। वो इवेंट हो रहा था ये वहाँ पे मौजूद थे।
अच्छा, अभी जो इससे पहले जो जेएडी टीम थी जिसमें इमरान किश्वर साहब थे, आफ्ताब फुलरवान साहब थे, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी अभी तक मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल हुआ कि गोगी भट्ट के हवाले से और इस केस के हवाले से, तो वो ये कहते थे कि गोगी भट्ट इस केस के हवाले से हमें बेकसूर लगते हैं, कसूरवार नहीं है। तो क्या ये ट्रैप करके उनको बुलाने की कोशिश थी, या उस जेएटी की फाइंडिंग्स कुछ और थी, इस जेएटी की फाइंडिंग्स कुछ और हैं? देखें हमेशा आपको पता है कि बहुत सारे केसेस की 1 से 2, 3, 4, 5 कई-कई तफ्तीशें होती हैं। कई जी, मतलब एक पहले एक तफ्तीशी तफ्तीश करता है, उस पे कोई मुतमिन नहीं होती, दूसरी पार्टी पे चला जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो चलती हैं 4-4, 5 ये चलते हैं बाअसर लोगों पे। सही, मैं एक ही बात करता हूँ, मैं एक बात वो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो कानून की लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे भी अगर गोगी भट्ट साहब को ये पता हो कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक सही। है? उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? क्योंकि उनका अपना ज़ाती प्रीवियस एक्सपीरियंस है अच्छा, कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है हमारे यहाँ पे, सही, कौन-कौन से लूप होल हो जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं। मतलब अब इन दोनों की घरानों की दुश्मनी अरसे से चल रही, हम भी बिल्कुल, देख रहे हैं। अब मैं एक वाहिद वो जर्नलिस्ट होऊँगा जिसकी ना तो कोई दोस्ती या ताल्लुक गोगी भट्ट ग्रुप से है, टीपी अच्छा, भट्ट ग्रुप से और ना ही अमीर बराज ग्रुप से है। और लेकिन ये भी एक हैरत की बात है, ये भी आपके लिए होगी हैरानगी कि क्राइम रिपोर्टर हो और उसका जी, ताल्लुक ना ताल्लुक हो, ना हो, ठीक है? मैं 92 से जर्नलिज़्म में हूँ, बिल्कुल, ठीक है? और मेरा इन दोनों ग्रुप में से किसी से ताल्लुक नहीं, लिहाज़ा मेरी ना इससे दोस्ती है, ना उससे दोस्ती है, ना मेरी सही, इससे कोई रंजिश है, ना मेरी उससे रंजिश है। मैं जो बात करूँगा, मैं वो बात करूँगा जो फैक्ट्स पे मबनी है, जो मैं कर सकता हूँ, जी, जो मुझे करनी चाहिए, चाहिए, मुझे बायस नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको आंसर दूँगा। अब यहाँ पे जो सीन इनकी दुश्मनी का चल रहा है, ये इनकी जो झगड़े हैं, जो इनकी लड़ाइयाँ हैं, इसमें आप एक चीज़ गौर करें, आज की जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 12 दफ़ा कोई 10 दफ़ा इन्होंने ये बोला है कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, कोई दुश्मनी नहीं। जी, लेकिन वो इतने मासूम आदमी हैं, मैं मासूम आदमी बोलूँगा। वो इतने मासूम हैं, साथ में जब उनके मुखालिफ का ज़िक्र होता था, इवन के जो मर गया हुआ है, जी। जिन्हें बोलते हैं, वो उसकी बुराइयाँ करने से भी बाज नहीं आते थे। वो जो एफआईआर्स दिखाई गई कि ये 7 एफआईआर्स हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक थी? जो आम लोग बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि शायद क्योंकि बलाज की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका था सोशल मीडिया पे, इस इंसिडेंट के बाद भी और वैसे भी, तो शायद उसको कम करने के लिए वो एफआईआर्स दिखाई गई और बलाज पे इल्ज़ामात लगाए गए। देखिए, मैंने अभी एक बात की है, वो ये की है, देखिए इनकी बकौल इनकी कोई दुश्मनी नहीं जी, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि उनकी दुश्मनी किसी और से है, वो कौन लोग? अभी हमें नहीं मालूम। बिल्कुल, लेकिन हम भट्ट साहब की बात को आगे लेके चलते हैं। भट्ट साहब ने कहा कि मेरी दुश्मनी लेकिन जब अमीर बिलाज के ज़िक्र हुआ तो कोई क्वेश्चन आया कि वो बड़ा उसकी शोहरत कैसी थी? जी, मतलब वो एक ही क्वेश्चन था वो बाकायदा जैसे किया गया हो। वो क्वेश्चन जो किया गया था वो क्वेश्चन ही उसको दिखाने के लिए हुआ था। सही, ये एफआईआर जो है वाक़ईतन उसके ऊपर हुई है जी, और उनके पास मौजूद हैं। एफआईआर होती तब है जब कोई केस हो, बिल्कुल, वाक़या हो। तो अमीर बिलाज भी जो ग्रुप है वो वाले, वो भी दुश्मनदार लोग हैं, जी, इन्हीं की तरह। तो बिल्कुल इन जो दिखा रहे हैं एफआईआर दुरुस्त दिखा रहे हैं। अब उसमें ये उनका कहना है कि अमीर बिलाज किस कमाज के थे या कैसे थे बंदे, ये उनका उनका ख़्याल है। और मेरा तो ख़्याल यही है कि ये वो भी दुश्मनदार हैं, ये भी दुश्मनदार हैं। तो जो दुश्मनदार लोग होते हैं उनकी एफआईआर होती हैं। एहसन शाह के हवाले से उन्होंने बड़े इंकशाफात किए और उन्होंने कहा कि एहसन शाह को मर्डर किया गया था और अमीर बलाज के भाई का नाम लेके उन्होंने कहा कि इन्होंने मर्डर किया था। क्या पुलिस कस्टडी में ऐसे वाक़यात होते हैं? देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन कर दिया है और इस क्वेश्चन पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो गोगी भट्ट साहब जो हैं, ये कोई आम आदमी तो नहीं है ना। जी, यहाँ पे इनको मतलब अभी मैं खुरम पाशा का और मैं 1-2 और देख रहा था प्रोग्राम इन्होंने तकरीबन जितने लोग उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सबके साथ पॉडकास्ट वहाँ भी वहीं पॉडकास्ट इंटरव्यू किए हैं। बिल्कुल। उनका डॉन की बात कर रहे थे खुरम पाशा कि अब जी, डॉन आपको डॉन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉन आप देखें कोई गॉडफ़ादर देख लें, जी, उसमें जो तारीफ़ कर रहा है ये डॉन माइकल, डॉन जी, ये नाम एक एक मतलब एक लक़ब है, एक बिल्कुल, बासर शख्स को। शख्स के लिए। अब ये नहीं कि डॉन से का मतलब है क्रिमिनल है। अब हुँ, यहाँ पे हमारे मुझे अच्छी तरह पता है कि जो फ़ैसला अदालतों में नहीं होते और अच्छा, पुलिस नहीं करवा सकती,
वो फैसले ऐसे बासर शख्सियात के डेरे पर हो जाते हैं, बगैर किसी खून के, बगैर किसी कत्लो गारत के, किसी वजह लड़की का जहेज़ अगर डाइवोर्स हो गई है तो हुँ, जहेज़ वापस नहीं कर रहे, तो इनके डेरे से की वजह से कि डेरे में फैसला अगर हो जाए तो लड़की का पूरा पूरा जहेज़ बगैर तोड़े लड़की अच्छा, वालों को मिल जाता है। ये इस चीज़ से तो आप भी इत्तेफ़ाक करते हैं और मैं भी करता हूँ, इनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई। तो जी, मतलब ये कोई आम आदमी नहीं है कि अगर ये इस कर कोई बात की है, गोगी भट्ट साहब ने जो बात की उसकी कोई वैल्यू है। कोई इससे कोई बंदा इख्तलाफ नहीं कर सकता, मतलब मैं एक बतौर जर्नलिस्ट, जी, मुझे मालूम है कि गोगी भट्ट साहब मुझसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत है, अच्छा, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाले हैं। अगर मेरी इनसे दोस्ती हो तो मैं मेरा ख्याल इनसे गपशप लगा के कुछ दर्जनों सैकड़ों खबरें दे हुँ, मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास लोग आके अपनी अच्छी बुरी सारी बातें करते हैं। सही, और अगर ऐसे शख्स ने बोली है ये बात तो उसमें तहकीक करनी चाहिए। इन्होंने कही है, मैं इस पे ये नहीं कहूँगा कि वाक़ई ऐसे है। सही, लेकिन ये एक आम आदमी नहीं जो ऐसे कह रहा है, इनके पास इन्फॉर्मेशंस होती हैं। क्योंकि इनको ये पता है, क्योंकि पुलिस के हवाले से इनके बारे में भी ये है कि बहुत सारे पुलिस के एहलकार, पुलिस के इंस्पेक्टर, एसएचओज़, डीएसपीज़ और एसपी लेवल के लोगों से इनके भी अच्छे ताल्लुकात हैं। सही। इनके डेरे पर भी आना-जाना है उनका, वो एक अलग बात है। तो ये इन्होंने जो कहा है तो ये बता सकते हैं या फिर वो पुलिस बता सकती है कि असल बात क्या है। हमने तो वैसे आपको एक बात बता दी कि इनकी बात की अहमियत हो सकती है। आपने इतना अर्सा क्राइम रिपोर्टिंग की है, पुलिस के साथ भी आपका ताल्लुक अच्छा रहा है। क्या कभी माज़ी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि पुलिस कस्टडी में किसी मुद्दई ने मुल्ज़िम को मार दिया हो? यार देखो ये फ़िल्मी सी स्टोरीज़ है सही, और यहाँ पे हमारे बहुत कुछ होता है और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वाक़ई आया है, ना क्योंकि मैं किसी चीज़ का आई विटनेस नहीं हूँ। जी, लेकिन मुबैय्यना पुलिस मुकाबले बहुत से ऐसे हुए हैं। हमने माज़ी में भी कई दफ़ा सुना कि जनाब उसने अपने जाके मुल्ज़िम को खुद मारा, अच्छा, ठीक है ना? इस तरह की बातें आती हैं। तो ये एक फ़िल्मों में ऐसे होता है, आपने देखा है जी, अक्सर। ये गोगी भट्ट साहब ने जो बात की ये भी एक फ़िल्मी स्टोरी है सही, कि ऐसे बात, लेकिन यहाँ पे मासूमियत में एक बात वो कर गए। असद खान एक वाहिद शख्सियत थी, एक वाहिद करैक्टर था, जो इस चीज़ का शाहिद था, जी, जो बताया गया, मतलब बिल्कुल। मैं अपनी पास से कोई बात नहीं करूँगा, जो रिपोर्ट जो खबरें सामने आ रही थी उस खबरें टाइम। सामने आई या पिछली रिपोर्ट उठा के देखें, वाहिद शख्स ये था एहसन, जी, बाकी जो मारने वाले थे दोनों मौके पे मारे गए। मर गए, जिनका उन्होंने ताल्लुक बयान किया तीफी भट्ट साहब के साथ, बिल्कुल। ठीक है ना? और उस वो भी दोनों मौके पे मारे गए। उसके बाद एक करैक्टर था जिसके बारे में पता चला, बाद में पुलिस ने उठाया उसको, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देख के, उसकी जियो फेंसिंग के ज़रिए जी, ये करके, फिर ये भी साबित उन्होंने किया कि कितनी दफ़ा डेरे पे कहाँ पे जाकर मुलाकात हुई, कहाँ पे हुई मुलाकात। वो था एहसन शाह, एहसन शाह। जो ये चीज़ का गवाह था कि ये मर्डर किसने करवाया। हुँ, मतलब एहसन शाह ही एक शख्सियत थी जो पुलिस के पास कस्टडी में एक सबूत था। वो जी, ये बता सकता था कि अमीर बलाच के मर्डर के पीछे किसका हाथ है। सही, उसको किसने मरवाया, वो एक वाहिद शख्सियत था। वो एनकाउंटर में मारा गया। अब उसके मारे जाने का बेनिफिशियरी कौन है? ये सवाल है। ये क्वेश्चन है, ये पब्लिक ने सोचना है, जी, ठीक है ना? ये देखना है। अब पब्लिक बहुत सयानी है, समझ जाती है। अब इसमें मासूमियत में इन्होंने ये कह दिया कि उसका पर्चा उस पे होना चाहिए। गुस्से बिल्कुल। में भी कह दिया, जी, ठीक है ना? मैंने कहा ना आपको आपका पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ये मैंने बात की, जब आपने शुरू किया तो मैंने कहा ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसने बहुत सारे सवालात के जवाब तो दिए, जो वो जेआईटी में थे, बिल्कुल। और इनको करना भी चाहिए। हर शख्स को राइट है, एक बंदे को, हर शख्स को राइट है, हर बंदे के पास हक है कि उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो उस इल्ज़ाम को की सफाई पेश करे और उस इल्ज़ाम से बचने के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर करे। बिल्कुल। तो वो गोगी भट्ट साहब का राइट है, हमारा आइन देता है बेल करवाना। जी, अच्छा, अगर कोई तफ्तीश उसको समझ में नहीं आ रही, उसको पता लग रहा है गलत हो रही है, उसको चैलेंज करना, ये एक राइट, कोई ऐसी कोई बात कानून के अलावा कोई बात नहीं कर रहे। तो उसमें उन्होंने जो ये बात की है और ठीक बात की है। तीफी भट्ट के साथ ताल्लुकी का ऐलान किया है गोगी भट्ट ने। उन्होंने कहा कि 4 साल से तो हमारे ताल्लुकात ही नहीं थे आपस में। तो कैसे लिंक किया जा सकता है हमें आपस में? देखें जी, उसकी उन्होंने एक वजह बताई, जी, ये तो वही गोगी भट्ट साहब ही बता सकते हैं और मैं या आप तो नहीं बात कर सकते। देखिए उनका एक फैमिली मैटर है, उन्होंने हमें बताई, एक बात बता दी कि जी ये कुछ 4 साल से एक इशू था, बड़े भाई सारे बड़े भाइयों की तरह ये खानदान में बड़ी रिस्पेक्ट है इन लोगों की, आपस में जी, बड़ा अकड़ अकट्ठ है। एक चीज़ याद याद रखें ना,
असद, आपने ये देखना जो लोगों ने भी तरक्की की है, चाहे वो गैंगस्टर है, चाहे वो किसी बिज़नेस में, कारोबार में, सही। उनकी अपने फैमिली में यूनिटी है। फैमिली में उनके बड़ा इत्तेफ़ाक है, ताल्लुकात अच्छे हैं। आपस में इत्तेफ़ाक है, हुँ, उन्होंने बड़ी तरक्की की है। मैं आपको यहाँ पे एक माज़ी के एक बड़े गैंगस्टर की भी बात करूँगा, ये इसका पहले जवाब दे दूँ। तो वो जो बयान कर रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, हो सकती है जी, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, और लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह के हालात में तो यही बात कही जाती है ना, जी, तो आप ये तो कह रही ना, आपका अपना सगा भाई जो है, जो आपके साथ रात को सोता है, वो तो कज़न है ना, सोता है, तो जब वो अगर वो कोई हरकत कर दे, जब पुलिस आपसे आके पूछती है, आम रूटीन जनरल सी बात है, और किधर वो कहे, आप कहते हैं जी मैं 3 महीने से मेरे ना राब्ते च नहीं गा, सही। ठीक है ना? तो अब ये उन्होंने बात ठीक कर रहे हैं, 4 साल से राब्ते में नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया है कि अ, अगर कोई मर्डर हुआ है, उसका जवाब वो देंगे, मेरा उनसे उनसे राब्ता ही कोई नहीं है। उसमें एक चीज़ वहाँ पे भी ये भी आई कि एक क्वेश्चन किया किसी ने पॉडकास्ट में कि वो जो शूटर था, जी, उसकी तस्वीरें जनाब वहाँ पे थी। क्या नाम है? तीफ़ी ति बैठ के तिफ़ी भट्ट साहब के पास। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जी, यहाँ पे मैं उनकी दानिश को जो है ना, मैं दाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जवाब वो देंगे। हाँ जी, अच्छा, अब इसके जवाब में भी कई सवालात हैं। सही। आप इसमें खुद से ही बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो बंदा उनके साथ था। उन्होंने कहा मैं नहीं गा, हाँ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ पूछो, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें जो समझनी हैं, समझने वाली हैं, वो चीज़ें वाज़िह हैं। एक 2 ख़ानदानों की दुश्मनियाँ बड़ी देर से चल रही हैं, ठीक है ना? एक ख़ानदान के मतलब बंदे ज़्यादा मर्डर हुए हैं, इनका भी अब एक जी, जो जो इनके बहनोई बेनोई इनका शरीफ आदमी थे वो, जावेद भट्ट बड़े साहब। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका भी मर्डर हुआ, ठीक है ना? जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने मीर मसहब और जी, फ़तेह। फ़तेह ने उन्होंने किए। अब फ़तेह और ये उन्होंने बताया हम एक ही लेवल पे हैं दोनों पे, जी, ठीक है ना? अगर 302 है। यहाँ पे डिनाई भी कर रहे हैं और सारे मान भी रहे हैं कि 302 मेरे पार है। इस लिहाज़ से मैं कहता हूँ मासूम आदमी है। सही। तो ये चीज़ें हैं जो खुद सामने आ जाएँगी कुछ दिनों में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस लेवल के केसेज़ में कभी सामने नहीं आती। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा कि हम एक ही लेवल पे हैं, साथ उन्होंने एक शिकवा भी किया कि एक पार्टी को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जब मैं अपना ही प्रोटोकॉल लेके निकलता हूँ, अपनी हिफाज़त के लिए गार्ड लेके निकलता हूँ, तो मुझे मना किया जाता है। ये शिकवा दुरुस्त है उनका। अच्छा, भई अगर उनके साथ मुझे नहीं पता, जी, अभी मैंने ये चीज़ चेक नहीं की, मैंने कहा सही में बात कहूँ, अगर उनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन चल रही है, वो इस वजह से चल रही है कि उनके अब भाई का अभी हुँ, केस ज़ेर हुँ, तफ्तीश है, अभी बिल्कुल, बस ये उसके मुल्ज़म है, ये उस केस में मुल्ज़म है, ठीक है? वो भी एक इन्हीं की तरह एक बड़ा नाम था, जी, टिप्पू ट्रका वाले के बाद अमीर बलाच के सर बड़ा पे पगड़ी थी, तो उसको सोशल मीडिया की वजह से या दूसरी कुछ भी एक्टिविटीज़ की वजह से उन लोग उसको पसंद करते थे, ठीक है ना? जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि ये 7 एफआईआर है। जी, उन्होंने बताया कि इतना कोई वो अच्छा बंदा नहीं था। कोई ख़वातीन वाले भी किस्सा बताया कि जनाब जी वो आती थी यहाँ पे, ख़ैर इनका इल्ज़ाम है। तो जानने वाले जानते होंगे, दोनों पार्टीज़ को जानने वाले जान लें। हम नाज़रीन के लिए वो बात करेंगे जो हमारे सामने है और नाज़रीन खुद समझेंगे इसमें से बिल्कुल। निकालेंगे। तो अब क्या कह सकते हैं इसमें? अच्छा, गुलाम महमूद डोगर जो एक्स सीसीपीओ लाहौर हैं, उस पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ पर्सनल बेसिस के ऊपर इन्होंने मुझ पे एफआईआर्स की और मेरे पास तो 2010 के बाद मेरे ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं थी 2024 तक। उसके बाद जो एफआईआर्स हुई हैं 5 एफआईआर वो गुलाम महमूद डोगर के कहने पे। देखा असल में इसमें जो एक तो बात ये तो सच सच बात कर रहे हैं ना कि एफआईआर तो इनके ऊपर नहीं थी, अच्छा, डोगर साहब के दौर में हुई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि डोगर साहब इस वक़्त कहाँ हैं? वो तो रिटायर हो गए, घर चले गए। जब रिटायर्ड कोई हो जाए तो उसके ऊपर इल्ज़ामात बहुत सारे लगते हैं। अभी जो पुलिस ऑफ़िसर जो बड़ा इस लेवल का पुलिस ऑफ़िसर जब होता है तो उनके बारे में हम यही कहते हैं, मैं जी, उनको उनको मानता हूँ। उन पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, पूरा यकीन है। तो अब वो रिटायर हो चुके हैं। और इसमें गोगी भट्ट साहब की कोई दूसरी गलत बात कोई नहीं है। वाक़ईतन उन दिनों में ऐसा भी हुआ कि गोगी भट्ट साहब के हवाले से मसाजिद में ऐलानात किए गए। जी, जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी डाली गई इसकी। हाँ, किए गए, ऐसा हुआ। अब ये उसने गोगी भट्ट साहब के मुताबिक ये गो उन्होंने कराया या किसी ने कराया। लेकिन इनका नाम लेकर सही, इनको अरेस्ट भी किया गया
और ये बात भी दुरुस्त है कि इनके ऊपर जो एफआईआर हुई पुलिस मुकाबले की, जो जी। इन्होंने ये अच्छा ये बात भी जो गोगी बाट साहब ने बताई है ना कि मैं खुद पेश हुआ, ये बिल्कुल सच बताइए, ठीक बताइए। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे ही हुआ। और ये भी दुरुस्त है कि इनके ऊपर मुकदमा हुआ, जो कि मेरा ख्याल है अब बाद में खारिज हो गया, इन्होंने कर दिया खारिज। देखो ना, इस लेवल का बंदा जो है पुलिस मुकाबले तो नहीं करता ना, जी। ये तो ताजर रहनुमा है वैसे ताज़ा भी। रहनुमा। और मैं इसका अभी वाकया, मैंने दो वाकया बताने, मैं अभी एक वाकया इनका बताता हूँ, इनका, इनकी रिस्पेक्ट है, इनके वैल्यू का, जो मैंने एक पहले थोड़ी सी बताई कि इनके डेरे के ऊपर सारे फैसले हो जाते हैं। जी। ये मॉनिटरिंग का दौर था, अच्छा। मॉनिटरिंग का, और मैं था सहाफत दोपहर अखबार का ना चीफ रिपोर्टर। सही। खुशनुद अली खान साहब, हम अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे एडिटर इन चीफ थे। तो एक सर्वे फॉर्म आया, ठीक। जो अब टैक्स रिटर्न है ना, जो जी, जी। इसकी पहली शक्ल सर्वे फॉर्म थी। अगर ठीक। आप थोड़े चले जाए ना मुशर्रफ दौर के आगाज में, सही। तो उन्होंने यही उस वक्त भी ये आया कि लोगों को, लोग टैक्स नहीं देते, ये नहीं देते, गवर्नमेंट को अगर चलाना है तो टैक्स लेना टैक्स चाहिए। में। तो उस वक्त ये जो टैक्स रिटर्न जिसका नाम है, ये एक जी। सर्वे फॉर्म आया, सही। जो उन्होंने कहा ताजरों से लेना है। हमारे अदारों ने, असासदारों ने, बड़े अदारों ने कोशिश की, वो ताजरों ने लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा। ठीक है जी। मुझे इस तरह में पता है कि जो यहाँ पे कि टंडी में जो साहब बैठते थे, वो मुझे खुशनूर खान साहब के दोस्त थे पहले से, उन्होंने सही। उनसे बात की। खुशनूर खान साहब ने गोगी भट्ट साहब या तीफी भट्ट साहब किसी से उनकी सही मीटिंग कराई, उसमें एक आध मीटिंग में मैं भी जाके बैठ के बटेरे खा कर आया, ग्वाल मंडी वाले डेरे अच्छा। इनके साथ, अपने एडिटर इन एडिटर चीफ की चीफ के साथ। के साथ। ठीक है, मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ। तो उनके इनके साथ मुलाकात कराई गई, टास्क इनको मिला, इन्होंने फिर अपने अंदाज में एक मैसेज दिया ताजरों सही। कि हमने गवर्नमेंट के साथ है और ये आपने फॉर्म फिल करना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, लाहौर की तमाम मार्केटों में फॉर्म फिल हो गए थे। अच्छा। यानी ठीक हो इतनी गया, पावर थी इनकी। रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर ये फूड फूड स्ट्रीट जी, जी। जो बनी, मतलब आज के प्रोग्राम गवार से मंडी वाली। फूड फूड स्ट्रीट जो बनी, कामरान लशारी साहब जी, जी। ने जो बनाई, डीसी थे। तो ये फूड स्ट्रीट, ये उस चीज का गिफ्ट था इनको। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर पहली फूड स्ट्रीट बनी, और फिर उस फूड स्ट्रीट का ये रहा है कि जितने भी बाहर से कोई प्रेसिडेंट आते थे, इवन के जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, वो भी एक से दो दफ़ा वहाँ पे गए। चीफ जी। जस्टिस जो भी होता था, वो भी वहाँ विजिट करता। फूड स्ट्रीट एक जगह थी, आपको याद होगा बिल्कुल। कि वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता था। वहाँ पे एक फैमिलीज जाती थी, वॉक करती थी, और जो फैमिलीज आज़ादाना वहाँ फिरती थी, वो भी इन्हीं की वजह से, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होती जी। थी उधर। और जो भी बाहर से जो भी फॉरेन जो होता था, डेलीगेशन। प्रेसिडेंट या डेलीगेशन, वो इन्हीं के बाद में मेहमान वहाँ फूड स्ट्रीट में होता, ये वेलकम किया अच्छा। करते थे। तो ये इनकी रिस्पेक्ट वैल्यू तो हमें मालूम है। तो सर, एक ताजिर रहनुमा जिस पे 2010 के बाद कोई पर्चा नहीं है, 2010 वाले पर्चे में वो बरी हो गया है, 2024 में एक लिस्ट पुलिस की तरफ से जानी होती है टॉप 10 की, उसमें सबसे ऊपर इनका नाम होता है। देखें, अब इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं ना कि अभी इन्होंने खुद माना कि डॉन को इतनी बुरी बात नहीं है। जी। आपका एक माफिया, ये अंडरवर्ल्ड जो है, अंडरवर्ल्ड में किन के नाम आते हैं? हमारे हमारे यहाँ पे कराची, सिंध की, पंजाब में तो यही एक दो नाम है, बिल्कुल। ठीक है ना, यही आते हैं। वो मुकदमे न होना, एक पहली तो बात ये कि मुझे बात बताएं, एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ मुद्दई कौन बनेगा? कोई भी नहीं। कमजोर आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, वो तो कभी नहीं बनेगा, वो ठीक है तो। ना। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, जो एक बड़ा शख्स जो होता है, उसको कहीं पे जाके खुद से कुछ करने की जरूरत है? नहीं। नहीं? उसका तो दावा ही काफी होता है। बिल्कुल। तो फिर एफआईआर कौन सी होनी? हम्म। अब डोगर साहब के साथ जो इनकी क्या जाती दुश्मनी थी, क्या नाराजगी थी, अब वो रिटायर हो चुके हुए हैं, मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ? वो तो ये गोगी भट्ट साहब ही सही बताएंगे, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि डोगर साहब के साथ मेरी भी कोई यारी दोस्ती इतनी नहीं थी, थे पुलिस में थे, उनके उसके साथ एक दो मुलाकातें हैं, तो उनको पर्सनली मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे ये पता है कि वो उस वक्त जो गोगी भट्ट के साहब के ऊपर जो सख्तियाँ आई, ये बात उनकी दुरुस्त है, जी। तो वो उन्हीं के दौर में आई।
तो मसाजिद में, गली मोहल्लों में ऐलान किए गए, और कुछ अगर कोई ऐसे केसेस लोगों के पास थे, मुझे पता है इस चीज़ का, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, उनको जाके यकीन दहानी कराएगी कि तुसी बस दरख्वास्त दो। अच्छा। आप सिर्फ दरख्वास्त दें, लोगों को तैयार कराया, लेकिन कोई नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, हुए भी होंगे या नहीं। लेकिन जितने भी मुकदमे इन पे हुए, उन सारे मुकदमात में खारिज हो गए। यही वो खौफ है, यही ठीक वो है। खौफ है, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया। वो गोगी भट्ट साहब को पता है कि यहाँ पे किस सिस्टम के तहत हमारे यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने वाले उस सिस्टम में रहने वाले हैं ये। सही। और ये कुछ अरसे के लिए फ़ज़ा इनके अगेंस्ट भी जी। आप कह सकते हैं, या इनके हक़ में। अभी ऐसी फ़ज़ा इनके अगेंस्ट में नहीं। मैं अपने एक दोस्त है हमारे, उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो वो मतलब इनके बारे में इसी बातें कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, एक बात एक ही याद रखना, मुझे बचपन में हमने पढ़ते थे, तो मैं अपने फादर के साथ बैठा था। मेरे फादर थे, लाहौर में थे, डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर सही। रहे हैं। मतलब बचपन से हमने जी। देखी, क्राइम रिपोर्टिंग भी इसी तरह किया हम। मतलब इसमें कोई वो चीज़ नहीं थी दूसरी राय। हमने बचपन से वो ऑन द रिस्पेक्ट देखते हुए जर्नलिज्म में भी आए, तो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करनी शुरू की। वो ये कहते थे कि ना बेटा, कोई ऐसी बात हुई ना, मैंने कहा ये ऐसे हमारे एरिया में कुछ था। मेरे फादर ने कहा यार देखो, जब तक कोई आपके साथ कोई कुछ ना करे, तो आपने अगर किसी को अल्लाह ने इज्जत दी हुई तो आप भी रिस्पेक्ट करो। हम्म। तो कहते बुरे की रस्सी भी दराज होती है जी। ना, एक तो ये बात भी है। तो मैंने उसके बाद ये चीज़ आगाज़ की कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं किसी भी जगह पे गया हूँ तो बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। सही। अब मैंने ये, मुझे जो मेरे फादर ने बात समझाई, वो मैं अभी अब आपको बताता हूँ, वो ये थी। अक्सर आप देखा कि लोग ना बैड बाइटिंग, पीछे से ना जी। लोग गुफ्तगू बड़ी करते हैं, "ओए बकवास है, ये फलाना ये ढिमकाना।" ये कमज़ोर लोगों की निशानी। हम्म। अगर कोई किसी वजह से कि उसमें हवा भरी हुई और बड़ा नज़र आ रहा है, तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वरना अल्लाह की बेशक। मर्ज़ी के बगैर एक चीज़ कुछ नहीं हो सकती, ठीक है? तो उसकी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, जेईटी पे जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, अदम इत्मीनान का इज़हार भी किया उन्होंने, और एक ख़ास इंस्पेक्टर का नाम लेके, पुलिस ऑफ़िसर का नाम लेके भी उन्होंने कहा कि मुझे इससे अदम इत्मीनान है, इसको जेईटी में नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, जेईटी चेंज होगी या फिर इसी के साथ चलेगा? और वो जिन पुलिस ऑफ़िसर का नाम उन्होंने लिया, उनका क्या किरदार है इस सारे मामले में? देखें, असद मैं आपको इसमें यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जो है ना, जो गोगी भट्ट साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जी। जो उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बिल्कुल दुरुस्त किया, सच बोला उन्होंने। अच्छा। कोई उसमें झूठ वाली बात ही नहीं, दूसरी बात, ठीक है जी? झूठ वाली बात इस तरीके से नहीं है कि उनको राइट है पूरा। अब जेआईटी में जो उनसे क्वेश्चन किए गए, जो सवालात किए गए, और उन्होंने अपनी सफाई पेश की, और उन्होंने बाकायदा बताया भी कि मेरी जी। जियो फेंसिंग देख लें, मुझे वो देख लें, कोई दिखा दें मुझे कोई। ये उनको कहना नहीं चाहिए था कि मुझे कोई दिखा दें। हुँ। वो क्या, वो इनको ये कहना चाहिए साबित करें। साबित। हुँ। मतलब ये आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मैंने वहा दो कोई चीज़। आधा तो सच आप खुद बना रहे हैं कि मैंने वहा। जब हाँ। आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम वहाँ पर थे, आप जो आगे जाके क्वेश्चन बच्चा मासूमियत में करें, चिल्लाई में करें, किन्ने दस्या? हुँ। जब आप किन्ने दस्या कह देने, तेनू किन्ने किहा है? सही। तो आधी बात तो आप उसकी सच कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पर अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप उसका जवाब दें, यार बकवास है, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। जब आप कह दें किन्ने दस्या है, जी। तेनू किन्ने दस्या है, किवें पता लगा? ओहदा मतलब है आपने किया है भला, हुँ। आपने शक में डाल दिया अगले बंदे आप को। क्यों कर रहे हैं? उससे कहें जी पता ही नहीं, मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है। सही। ठीक है ना जी? तो वो पुलिस ऑफ़िसर का किरदार क्या है? अच्छा, अब आ जाए वही बात। तो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए, दुरुस्त लगाए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ना, वो पुलिस ऑफ़िसर को जानते होंगे। सही। वो लगाएँ, वो पुलिस ऑफ़िसर खुद सफाई पेश करेगा। मैं तो नहीं इसके बारे में जान सकता। लेकिन मैं ये इतना कहूँगा, उन्होंने जो-जो इल्ज़ाम लगाया है जेआईटी के ऊपर, वो दुरुस्त है उनकी तरफ से। जो उन्होंने कहा झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच ही बोला। उनको वाक़ई खदशा है। उनको वाक़ई डर है कि जो है ना, ऐसा कोई फ़ैसला ना हो जेआईटी ने, जो कि कर दिया जी। उनके बकौल उनके। और मैंने आपको ये पहले ही बात बताई कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि उनको गुनहगार ठहराया गया है। हुँ। अब इसमें एक 2 बहसें हैं, 3 बहसें हैं। मुझसे कुछ लोग कर रहे थे कि ये बासर लोग हैं, बड़े ये ज़ाहिर है इनके खिलाफ कौन आके बोलेगा, जी। कौन ये करेगा। ये हर बंदे की अपनी-अपनी राय है। मुझसे आपने क्वेश्चन किया, मैंने बताया इन्होंने दुरुस्त किया है, क्योंकि इनको क्योंकि ये सिस्टम को जानते हैं।
ये सिस्टम को देखते आए हैं। अब मैं वो बात तो नहीं करूँगा, बहुत सारी केसें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि किस में कहाँ पे इनका क्या नाम इन्वॉल्वमेंट थी, कहाँ पे किस केस में क्या थी। लेकिन चूँकि ये समझते हैं, इनको मालूम है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, और मैं खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आई विटनेस हूँ कि राइट को लेफ्ट कर दिया गया, और फिर इस अंदाज़ में कर दिया गया कि सबको वो राइट लेफ्ट ही नज़र आया। अच्छा। तो अब इसमें जो वो चैलेंज करेंगे, अब आगे बताता हूँ मैं आपको। ये जीआई-2 चैलेंज करेंगे इसको, और हाई कोर्ट तक भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी जाएँगे। और ये चीज़ें सारी होती बाहर लोगों के लिए, कोई जी। आम साजमा च गली मोहल्ले दी लड़ाई होती है ना। और पीछे हमारा एक जानने वाले का केस था, और जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन तब्दील होनी थी, नहीं हुई थी। मालूम भी था कि ज़्यादती हुई है, अच्छा। नहीं हुई थी तब्दील, ठीक है? बाकी आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सुलह के हवाले से भी सवाल हुआ। जब कैसर भट्ट साहब की सुलह हुई थी टीफी ब्लड ग्रुप के साथ, तो शायद ये हवा चली थी कि अब मामला सुलह की तरफ जा सकता है, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, कैसर भट्ट के ताल्लुकात दोनों ग्रुप के साथ अब अच्छे हो गए हैं, तो सुलह की तरफ बात जाएगी। फिर जावेद साहब वाला मामला हो गया, और अब कल भी सवाल हुआ कि सुलह, तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े फैसला करेंगे, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं हो सकता। कैसर भट्ट साहब है ना, वो बाबर भट्ट साहब के मेरे भाई हैं। जी, जी भाई। मैं इनको जानता हूँ, इसकी फैमिली, बाबर भट्ट मरहूम से मेरा हल्का सा ताल्लुक था। मेरा एक रिपोर्टर था जमील खोकर, सही। सहाफत में हुआ करता। एक दिन उसकी मुझे कॉल आई, उसने बताया कि जनाब ये भी उनका था, परवेज़ लाइफ का दौर था, मॉनिटरिंग का दौर था, कि जी वो बाबर भट्ट साहब को ना पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा। ये कहीं गुजरे थे, वो एक डीआईजी साहब थे, अभी नाम मेरा ज़हन में आ जाए। खैर, उन्होंने देखा कि अब बाबर भट्ट की तो दुश्मनियाँ थी, और वो एक जेन्युइन बदमाश कह दें या डेरेदार कह दें, दुश्मनदार था, जेन्युइन बदमाश नहीं कहूँगा, डॉन था बाबर भट्ट, जो कैसर भट्ट साहब के बड़े भाई। बड़े भाई। और उसकी काफ़ी दुश्मनियाँ थी, और जेन्युइन किस्म की दुश्मनी थी, और वो होते ना एक दर्शनी बदमाश, वो नहीं था, सही बंदा। वो पकड़ के उनको ले गए, तो मुझे उससे कहा इनको छुड़वाएं, मैं चीफ रिपोर्टर था उसका। तो मैंने जब पता किया, तो वो एक डीआईजी साहब थे, इन्वेस्टिगेशन के पंजाब के थे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब थे। एक तो थे डीए इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे, एक पंजाब होता है उधर सही। आईजी ऑफिस में थी। उन्होंने के गुजरते हुए उन्होंने पुलिस को कहा जी इतना असला लेके जा रहा है, पकड़ो। अच्छा। मेरे एक दोस्त है, आजकल वो रिटायर हैं, डीआईजी एडमन थे मेरा ख्याल उस वक्त, डॉक्टर शफीक, सही। डीआईजी दोस्त है मेरे बड़े अच्छे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे मेरे दोस्त को पकड़ लिया है, दुश्मनदार आदमी है, तो ये तो उसको करें, छुड़वाएं। उन्होंने जनाब जी वो साथ ही वो पुरानी का थाना था या कौन सा थाना था, वो खुद चले गए, जा रहे थे खुद चले गए थे हमारे। बाबू को फ़ोन है कि यार ये कौन है, इनके पास इतनी कलाशनकोफ़ें हैं। हम्म। ठीक है जी। तो खैर मैंने उनको बताया, मैं कहा यार दुश्मनदार आदमी ये वो, उनको बताया। उन्होंने फिर उनकी गारंटी वारंटी दी, सारी वो गन्ने जो थी उन्होंने लाइसेंस सारा चेक किए, तो उनको वहाँ से छोड़ दिया। वो बड़ा थैंकफुल थे। फिर मुझे एक दफ़ा मुलाकात भी हुई, हमने उनसे बड़ा शुक्रगुजार थे। कैसर भट्ट से मेरा ताल्लुक नहीं, उनसे मैं जानता हूँ। अब कैसर भट्ट की अपनी एक दुश्मनी है, जी। ठीक है, उनके दोस्त ही हैं। और ये जो सुलह हुई है ना, ये सुलह और दुश्मनी अपने अपने मफादात पे होती है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों का ये ख्याल था कि अब ये हो जाएगी। ये एक ऐसी दुश्मनी जो कि दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये फ़रीक जो एक फ़रीक तो मानता ही नहीं है कि मेरे दुश्मन है। बिल्कुल। लेकिन हर उनकी कोई ऐसी-वैसी एक्टिविटी में मेन केस उन्हीं का आता है। तो जब आप मानेंगे दुश्मनी है, सुलह तो तब होगी ना, जब आप कहते थे हमारे दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है, तो सुलह की बात कैसे हो सकती है? पहले आप ये तय करें कि आपके दुश्मन हैं या नहीं है, तो सुलह फिर होगी। और सुलह वाली जो असल बात जो आपको वो लोग बता सकते हैं जिनका इनसे ताल्लुक है, मेरा नहीं है। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट भाई हैं जिनका इनसे दोस्तियाँ भी हैं। दूसरे ग्रुप कई ऐसे हैं जिनकी दोनों साइड पे, मैंने आपको पहले बताया कि जब आप जर्नलिज़्म क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी दोस्तियाँ फिर ऐसे जो होते हैं ना लोग, उनसे भी हो सकती हैं, इस जी। स्टेटस के लोग, और पुलिस स्टेटस के लोग भी, हर तरह के लोगों से दोस्तियाँ होती हैं। उसके बगैर आप जर्नलिज़्म जो नहीं हो सकती। अच्छा, गोगी भट्ट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इल्ज़ाम लगाया कि रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे, जो अमीर बलाज टीपू ने रखवाए हुए थे उन पुलिस वाले के घर। क्या इतना असला था उनके पास? ये तो इल्ज़ाम ही है ना।
ये तो इल्ज़ाम है और इसके बारे में उन्होंने ये बताया है कि ये वहाँ से बरामद हुई, एक एफआईआर भी है जी, इसके ऊपर चीज़ें। असला इस वक़्त खुद कितना है या कितना नहीं है, ये उसी वक़्त पता चलता है जब कहीं से बरामद होता है। सही। अब किसके पास क्या है, क्या नहीं है, ये तो उसी वक़्त पता चलेगा जब बरामद हो। चलें, अब हम ज़रा दूसरे केस की तरफ आते हैं कि हम चाहते हैं कि जाते-जाते ज़रा उस पे भी आपके कमेंट्स लेते रहें। सरफराज चौधरी साहब, एनसीसीआईए के डायरेक्टर, काफ़ी काम किया हमने पिछले दिनों, काफ़ी मीडिया में उनके चर्चे रहे। डकी को गिरफ्तार किया और जुए की ऐप्स के खिलाफ बहुत काम कर रहे थे। अचानक खबर आती है कि वो उनको उस ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा, अब इसमें ना 2-3 बातें होती हैं। अक्सर जब कोई हाई प्रोफ़ाइल काम कर रहा होता है ना, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक रूटीन का काम है। इनकी पोस्टिंग का, इनकी जॉब का एक हिस्सा है। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ी डीपली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके खुलेंगी कि क्या वजह थी, क्या नहीं थी। सही। सरफराज चौधरी साहब ने बड़े काम किए और डक्की भाई को निशाने इबरत बनाया। इसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ था, मेरे समेत, अच्छा, मेरे समेत। मैंने उनकी इस सरफराज चौधरी साहब का मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में एक जो बात थी ना, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी। वो ये थी कि उन्होंने कहा जी हमारी आने वाली नस्लें, जी, हमारे यंगस्टर, उन बच्चों को ये जुआ ऐप जो है ना बेड़ा गर्क कर रही हैं और मुझे बड़ा पसंद आई। उन्होंने कहा जी मैं इस वजह से एक्शन लिया। हो गया ये एक्शन और करना भी चाहिए था। लेकिन एक ढकी भाई क्यों? बाकी यूट्यूबर्स को भी गए, नोटिसेस हाँ, अब गए। इन्होंने बड़ा स्मार्टली खेला, इन्होंने बड़ी-बड़ी केसेस किए और उसके बाद वो ढक्की भाई की वजह से पकड़ने के बाद इनके पॉडकास्ट हुए बहुत सारे, जी, बहुत सारे। बड़ा फ़ेम मिला। जो ये फ़ेम होता है ना, ये भी इंसान का दुश्मन होता है। जी, जब आपको फ़ेम मिले, अचानक मिले, हाइब्रिड किस्म का, ये इसको हाइब्रिड फ़ेम कहेंगे ना, तो इनके तब्दील होने की 100 वजू दो कई वजूहात हो सकती हैं, मेरे नज़दीक अगर आप देखें। क्योंकि आज टाइम भी कम है, अब दोबारा इस पे करेंगे तो फिर इसके ऊपर पूरी डिटेल बात करेंगे। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 तो एक ना डक्की को पकड़ लिया, आपने बता दिया कि ये जुआ ऐप की प्रमोशन कर रहा था। फिर आपने बताया कि बाकी-बाकी लोगों को भी हम करेंगे। आपने उन लोगों के ऊपर उस तरीके से हाथ नहीं डाला अभी तक, जी, ठीक है? वो उनमें से पकड़े नहीं गए। आपने इंटरपोल से वो जो लोग थे बाकी रजब भट्ट वगैरह, उनको उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, सिर्फ़ खबरों की हद तक था। तो आपने वक़्त के साथ-साथ आपने ढक्की ने सारे ताउन किए, आपने उसके इतने रिमांड ले लिए, इतने ज़्यादा ले लिए कि ढक्की को आपने मज़लूम सा बना दिया। हुँ, ढक्की को आपने मासूम बना दिया। ढक्की ने जो जुर्म किया हुआ था, ढक्की ने माना भी है कि मैंने ये क्राइम किया है, ये सारा किया। अब ढक्की से अगर मेरे मुझसे बात करेंगे, मैं कहूँगा उससे मासूम आदमी है कोई नहीं। उसके अच्छा, साथ ज़्यादती बहुत ज़्यादा हुई, मैं तो ये बोलूँगा। ये यहाँ पे कुछ इनके जो थे चीज़ें थी ना, वो जा रही थी कि आपने अगर किसी मुल्ज़िम को पकड़ा है, तो उसको मुल्ज़िम साबित करें जी, और साबित करने के लिए चीज़ें आपको नहीं मिल रही तो फौरी तौर पे उसको मगरों लाएँ। आपने इसको लटकाई रखा कि आपने इसको हीरो बना दिया। यार मतलब 8 मिलियन से ज़्यादा 80 लाख से ज़्यादा लोग उसके फॉलोअर्स हैं। जी, किसके पास है इतने फॉलोअर्स? कौन है यहाँ पे ना जिसको लोग जिसकी बात का इंतज़ार कर रहे हों? फॉलोअर्स का मतलब होता है सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है कि आपने उसकी बात से इत्तेफ़ाक कर लिया। बिल्कुल, आपको उसका कंटेंट पसंद आया। आप उसकी बात पे यकीन करते हैं कर रहे हैं। कि वो जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब वो कोई तमाशा कर रहा है, वो मदारिकपना कर रहा है या नाच रहा है या उछल रहा है या कूद रहा है या झूठ बोल रहा है। आपने इत्तेफ़ाक किया उसकी बात को पसंद करते हैं, सुनना चाह रहे हैं, इंतज़ार में हैं इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है? तो आपने एक ऐसे बंदे को पकड़ा हुआ था, तो आपको चाहिए था कि उसको फ़ौरी तौर पे उसकी चीज़ें कुछ सामने लाएँ। सिर्फ़ बयानात आए, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई चीज़ें, कोई लिंक वो नहीं चीज़ें आईं और मेरा ख़्याल है नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसके पास काफ़ी चीज़ें होंगी, हो भी सकता है। लेकिन ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, जो मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ। सही कि है। मैंने आपको पहले किया कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। जी, मैं कोई यूट्यूब का या सोशल मीडिया की पैदावार नहीं। मेरा एक प्रोसेस है। मैंने ये एक अलग बात है, मैं जब मैट्रिक किया था तभी जर्नलिज़्म में आ गया था। मेरी सारी एजुकेशन इसमें मैंने कंप्लीट की। आज मैंने जनाब एमफ़िल किया हुआ मैंने। सही, एक और डिग्री भी की है, एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की है। विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी जी, का। मतलब सोशल साइंसेज़ का मैं तालिब-इल्म, मेरा एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। मैं उस प्रोसेस के ज़रिए के तहत यहाँ पे बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं तो वही बात करूँगा, जो मैं समझता हूँ। तो जिसके फॉलोअर्स हैं,
ठीक है ना? आपने उसको मुल्ज़िम से आपने हीरो बनाया, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ये फैक्टर्स तो भी हो रहे हैं और फैक्टर कई हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात जो अहम बात है, ये रूटीन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया नसीम कुरैशी साहब आपका। नाज़रीन, ये था आज का क्राइम स्टोरीज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।